दलित समाज के लोग अपनी बात से नहीं मुकरते। इतिहास उठा के देख लो, यही लोग इस देश के शासक हुआ करते थे। विकास तो आप यहाँ देख सकते हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे ऐसी के ऐसी हैं, बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। कि मेरे समाज के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, ना संसद में, ना क्षेत्र में, ना मोहल्ले में। अगर हम लोग रोजगार पे चले जाएंगे तो वहाँ झंडा लेके रोड पे कौन खड़ा होगा? हैं? कांवड़ लेने कौन जाएगा? अब आज की डेट में अगर किसी गरीब की 10,000 रुपये तनख्वाह, तो वो उसके घर में 3 बच्चे, तो कैसे पढ़ाएगा? 10,000 में बच्चे पाले या पढ़ाई करे? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। क्रांति की बातें करेंगे, समाज की बातें करेंगे, दबले कुछ लोग की बात करेंगे, लेकिन सब फिर उसके साथ ही जैसे वोटिंग खुलेंगी सब भूल जाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट आई, किसी भी हित की आई, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण SC ST OBC का होता है। इन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। मेरा वाल्मीकि समाज आज भी बेरोजगार है। हमारी एक नौकरी फिक्स हुआ करती थी नगर निगम डिपार्टमेंट में, इस नौकरी को भी ख़त्म कर दिया गया है। बीजेपी में बैठता हूँ या BSP में बैठता हूँ या कांग्रेस में बैठता हूँ, कहीं कुछ नहीं है। सब अभी भी समाज का वही रवैया है, वही माहौल है, वही सब अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है इस समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी चल रही है। लगभग उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। आप सभी को पता है गाजियाबाद के जो अतुल गर्ग हैं वो सांसद बन गए हैं। पहले वो विधायक हुआ करते थे, अब उनकी सीट रिक्त हो गई है। सारी राजनीतिक पार्टियां उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं कि गाजियाबाद में समस्या क्या क्या है और आने वाले चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके के नेता चाहिए और जो पुराने नेता रहे हैं वो गाजियाबाद के लिए क्या कर पाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप जी, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में लंबे समय से रहते हैं आप, इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अब इसको मैं गढ़ तो कहूँ, लेकिन काम के मामले, विकास के मामले में क्या कहूँ मैं इसको? विकास तो आप यहाँ देख सकते हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे ऐसी के ऐसी हैं, बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। इलेक्शन से पहले बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं है। हम वहाँ जाके उनके घर में एंट्री या ऑफिस में जा नहीं सकते। तो चाहे किसी भी पार्टी से है, वो सभी के लिए, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा। अब तक जो मैंने यहाँ पे देखा है वो सब ज़्यादातर यही देखा है कि केवल चुनावी वादे हैं, जुमले हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। सबकी स्थिति बराबर है एक तरीके की। बिल्कुल। जो थोड़ा दलित समाज है ना, थोड़ा जज्बाती है। मैं दलित समाज से हूँ और वो किसी भी पार्टी को ना कह के, कोई भी है जैसे आता है तो हम लोग ना थोड़े ये हो जाते हैं कि थोड़ा दिल से सोचते हैं, नहीं यार चल, जब ये इतना कह रहा है तो इस बार देख लेते हैं। चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो या फिर बड़ा मंत्री हो, एनीथिंग कोई भी हो, सबका एक सा ही देखते आ रहे हैं। कुछ ना तो बदलाव आया, ना कोई क्रांति की बातें करेंगे, समाज की बातें करेंगे, दबले कुछ लोग की बात करेंगे, लेकिन सब फिर उसके साथ ही जैसे वोटिंग खुलेंगी सब भूल जाएंगे। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 40 साल का हो चुका हूँ जी। 40 साल की उम्र में वैसा फील होता है कि वोट देनी बेकार है? खैर वोट तो देनी चाहिए, देनी चाहिए, फील होता है, अधिकार है। फील होता है वैसे काम को देखते हुए, नेताओं के रवैये को देखते हुए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि ट्राई बेस्ट, तो ट्राई कर रहे हैं। अधिकार सबका है, अधिकार वोट डालने का ही नहीं है, अधिकार मतदान के लिए खड़े होने के लिए भी है। तो उसके लिए भी अगर यहाँ से नंबर लगे, हमारे समाज से हमारे 2-4 विधायक बने, तो तब लगता है कि वो शायद हमारा दुख वहाँ संसद में बोल पाएंगे या सुन पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा उन लोगों को तो ये दर्द ही नहीं पता है कि हमारे साथ बीतता क्या क्या है। ना तो हमारे लिए कोई राजकीय शिक्षा विभाग से कोई ऐसा है कि यहाँ ग्रामीण में आके यहाँ कोई ऐसा माहौल बनाए, शिक्षा मिले, ना ही युवाओं, पहले ये थे कि हमारे युवा पढ़ नहीं पाते थे, अब पढ़ रहे हैं तो उनके लिए रोज़गार नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो घूम फिर के हम जैसों में आके बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों का जो पहले था वही सब अब चलता आ रहा है। अब ये है कि हम थोड़ा ज़रा इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिलने लगी हैं तो अपने छोटा मोटा करके वो खरीद लेते हैं। बाकी अब सरकार की तरफ से कोई ऐसी ये नहीं है कि इन लोगों को बढ़ोतरी दी जाए या ये बड़े हो सकें या ये भी हम इनकी सुन सकें। बढ़ाने की तो छोड़ो, सुनने तक की इनके पास समय नहीं है। BSP को कहा जाता है कि दलितों की पार्टी थी, दलितों की समाज की नेता थी, सबसे बड़ी नेता थी। आज जो स्थिति है पार्टी की, वो पार्टी डिजर्व करती है, उनके खुद के कर्म है, या अब लोगों ने BSP के साथ छोड़ दिया है? बड़े सौभाग्य की बात थी कि मायावती बहन जी को इतना गोल्डन चांस मिला, वो यहाँ रही, एक छतर राज किया उन्होंने, सब कुछ दिखाया, लेकिन दलित समाज के लिए कुछ नहीं कर पाई। या तो फिर मैं वही आऊँगा कि या तो उन्होंने हमारी सुननी नहीं चाहिए या सुनने के बाद भी करनी नहीं चाहिए। हम 100 घर में से एक बच्चा यहाँ ऐसा है जो ग्रेजुएशन करके आगे के लिए सोचना चाहेगा, लेकिन उसके पास शिक्षा का, पैसे का भाव ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री या कोई छोटी मोटी सोसाइटी में जाके नौकरी करने लग जाता है। लेकिन जो कोई करने वाला हो, समझाने वाला हो, सिखाने वाला हो, तो उसको भी चांस मिल सकता है।
कल वो भी अच्छे पद पे बैठ सकता है, दुनियादारी देख सकता है। हम दुनियादारी से भी अभी भी बहुत परे हैं। हम चाहे अपने आप में बता दें मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, या बीजेपी में बैठता हूँ, या बीएसपी में बैठता हूँ, या कांग्रेस में बैठता हूँ, कहीं कुछ नहीं है। सब अभी भी समाज का वही रवैया है, वही माहौल है, वही सब अभी भी हम पिछड़े हुए हैं जी। जो लोग समाज की राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, समाज का नेता बताते हैं अपने आप को, फिर कहते हैं हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, दबो कुछ लड़ाई लड़ते हैं, उनको नेता मानते हैं आप? लड़ाई लड़ाई लड़ी जाती है, सोशल मीडिया द्वारा लड़ी जाती है, भीड़ इकट्ठी करके लड़ी जाती है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है जी। और वो तो सब कर रहे हैं, मेरा समाज के भी कर रहे हैं, जो और समाज के नेता हैं वो भी कर रहे हैं, वो तो सब कर रहे हैं। क्योंकि ये मतदाता जो है, जो मतदान केंद्र है, वो भीड़ से बनता है, ठीक है जी। तो भीड़ बनाने के लिए जैसा माहौल हो वैसा करो। जैसे कि हिंदुत्व की बात कर दी, वो आए तो फिर अपने ऐसी समाज की बात कर दी। हिंदुस्तान की कार्यकारिणी ऐसी चलती है। बात यह है कि हिंदुस्तान की कार्यकारिणी ऐसे चलती है, विदेशों में ऐसा नहीं होता। खैर मैं विदेश नहीं गया हूँ, पर जैसे मैं वहाँ देखता हूँ, जैसे सब मतलब वहाँ का जो रखरखाव है, राष्ट्रपति शासन है या जैसे और सब हैं, वहाँ सब ये नहीं है। यहाँ की कार्यकारिणी ऐसी चलती है कि भाई पहले इन्हें बटले कर लाओ, ढोल बजाने वालों को, फिर जो है वो इन्हें बटले कर लाओ, ये कपड़े सिलने वाले हैं, कपड़े धोने वालों को इकट्ठा कर लाओ, और फिर बचे कुचे हैं तो फिर वो हिंदू वालों को पकड़ ले आओ। वो कोई किसी भी है, कोई भी नेता है, वो सब इसी से ही, ये प्रणाली ऐसे चल रही है शुरू से। बंटवारा बस सबको एक दूसरे के लिए ये कहना है कि वो दलित से नफरत करता है, कोई कहता है वो मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान कहते हैं हमें हिंदुओं से नफरत है। ये सब उन्हीं के चमचे हैं जिन्हें राजनीति रोटी सेकनी है और अपने घर तिजोरी रुपयों से भरनी है। ये केवल उन्हीं के लिए है, जो अच्छे लोग हैं ये नहीं है। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना बीएसपी को, ना, लेकिन जो काम अच्छा लगेगा आप उसकी तारीफ मैं योगी आदित्यनाथ जी को, उनके कार्य प्रणाली से बहुत प्रभावित हूँ। जब रोजगार की बात आती है वो सरकार वहाँ भी फेल हो जाती है। देखो रोजगार तो ऐसा है ना, मैंने फिर बताया, अगर हम लोग रोजगार पे चले जाएंगे तो वहाँ झंडा लेके रोड पे कौन खड़ा होगा, हैं? कांवड़ लेने कौन जाएगा? और ये अरे वो उसको देखना है हुसैन को, वो उसके वहाँ टीवी पे बोल रहा था, आज उससे लड़ाई करनी है, उनके घर जाके हमें बोलेंगे अरे वो टीवी पे भाषण दे रहा था साला, वो हमारे मुस्लिमों के लिए बोल रहा था, उसको करना है। अगर ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो राजनीति कहाँ से चलेगी? तो यही सब चाहिए उनको, यही सब चल रहा है बस। मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या मानना है आपका? चंद्रशेखर आज़ाद हमारे समाज से हैं, अच्छे हैं बेचारे, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ करें तब पता चलेगा ना। अभी मेरी नॉलेज में उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं आया ना, उन्होंने खास कोई वो जितने पॉपुलर हैं, कुछ लोग कहते हैं वो एक्सीडेंटल नेता हैं, गलती से नेता बने हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलती से नेता बन गए हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर बहन जी एक्टिव होती तो क्या चंद्रशेखर आजाद नेता बन पाते? चंद्रशेखर आज़ाद ने ये देश आज़ाद करा दिया है, तो ये समझ लो आप कि नेता बनने का तो सबका हक है जी, ठीक है जी। कल को मैं भी नेता बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा रोजगार भी नहीं है। कोई मौका ना दे? है जी, कोई मौका ना दे? मौका मिलने की जरूरत कहाँ है? मैं भी तो ऐसी समाज से हूँ, मैं भी इनके लिए बोलूँगा। मैं ये चाहूँगा कि जो भी नेता हो ऐसा हो कि यहाँ और भी हमें शिक्षा ना दे सके, रोजगार ना दिला सके, ठीक है, हम ईट गारा कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन आपराधिक समस्याएं ख़त्म होनी चाहिए पूर्ण रूप से। बस ये चाहता हूँ कि कल हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, उनकी बाइक स्कूटी जो हम कर्जा लेके इंस्टॉलमेंट लेके आ रहे हैं, वो चोरी ना हो, इंस्टीट्यूट से वो रोता हुआ घर ना आए, और आपराधिक मामले कम होने चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, नौकरी हो या व्यवसाय हो। आपराधिक मामलों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप गहलोत। प्रदीप जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप गाजियाबाद के निवासी हैं, इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है। जब मैं गढ़ की बात करता हूँ, विकास के मामले में गाजियाबाद को कितने नंबर देना चाहेंगे? गाजियाबाद को विकास के मामले में नंबर देने का तो महत्व आता ही नहीं। एक नंबर भी नहीं देना चाहेंगे? कैसे, मुझे बताइए, कोई कार्य हुआ तो आज तक बताइए आप, कोई एक कार्य हुआ हो गाजियाबाद क्षेत्र में तो हमें बता दीजिए आप, तो हम फिर नंबर देने के बारे में सोचें। कार्य की जब मैं बात करता हूँ, प्रदेश में पार्षद, निगम, मेयर, विधायक, सांसद एक ही पार्टी के हैं सब लोग, तो फिर विधायक जो हैं सांसद कैसे बन गए फिर वो? देखो, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते वो कैसे बन गए हैं, दुनिया जानती है, लेकिन कार्य प्रणाली जो उनके करने के जो काम हैं, जिस तरह के उनको शपथ लेते हैं, पब्लिक की जागरूकता के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे जो पब्लिक से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वो लोग उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, आज से नहीं। वो लोग वादा पूरा नहीं करते हैं। जब गली मोहल्लों में आते हैं, उनका स्वागत होता है, बड़े बड़े भाषण होते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो नज़र नहीं आते। इन्हीं पार्टी की कहानी है, हर नेता की कहानी? ये तो हर एक नेता की मान लीजिए, पार्टी की किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन
काम करने की प्रणाली ईमानदार से किसी के नहीं है, गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता है। इस उपचुनाव में आप क्या देख रहे हैं? कुछ बदलाव होने वाला है लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए? देखो, बदलाव तो हर आदमी, हर आम आदमी चाहता है कि परेशान तो हर आदमी हो चुका है रोजी रोजगार से, ठेली पटड़ी वाला, काम मिलने से, ईंट गारे वाला, छोटा छोटा जो रोजगार करने वाले हैं वो उनकी जो परिस्थिति खराब हो चुकी है। तो बदलाव तो हर आदमी चाहता है। रोजी रोजगार नहीं बचा, शिक्षा नहीं बची है, शिक्षा पैसे पे भी चल रही है। अब आज की डेट में अगर किसी गरीब की 10,000 रुपये तनख्वाह, तो वो उसके घर में 3 बच्चे, तो कैसे पढ़ाएगा? 10,000 में बच्चे पाले या पढ़ाई करे? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। प्राइवेट स्कूल हो गए, सरकारी बच्चे नहीं हैं। प्राइवेट स्कूलों में एक एक बच्चे की ये लगा लीजिए LKG UKG जो होती है, उनमें आप लगा लीजिए 2-2 हज़ार रुपये की मंथली फ़ीस होती है। कोर्स लेने जाओ तो 10-10 हज़ार रुपये LKG UKG का कोर्स आता है, बताइए अब। तो बच्चे कहाँ पढ़ा लेगा कोई भी आदमी? अब मैं समाज की बात करता हूँ। जब समाज पे समस्या की बारी आती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के नेता हैं, नेता बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। जब समाज की समस्या की बारी आती है, बात कौन करता है उसके ऊपर? देखो, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। वाल्मीकि समाज के बारे में ही बता सकता हूँ मैं कि मेरे समाज के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, ना संसद में, ना क्षेत्र में, ना मोहल्ले में। अब ये क्या कमी है? हम लोग जब इलेक्शन होता है तो हम लोगों की भीड़ उन लोगों के लिए बड़े सम्मान के साथ जुड़ते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं। लेकिन जब हमारे कार्य करने का नंबर आता है तो पता नहीं हर बंदा, हर नेता हमारे से मुँह क्यों मोड़ लेता है। हमारे को बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है उन लोगों की, मोहल्ले की नाली, खरंजे, बिजली, पानी। यही उम्मीद आपको पार्षद से है, यही उम्मीद आपको विधायक से है, यही उम्मीद आपको मेयर से है, यही उम्मीद आपको सांसद से है। चीज़ बताइए, जब ये छोटी छोटी चीज़ नहीं दे सकते हमें, तो बड़े रोजगार की उम्मीद कैसे की जा सकती? इतने सालों में नहीं दे पाए। और हाँ, मेरा वाल्मीकि समाज आज भी बेरोजगार है। हमारी एक नौकरी फिक्स हुआ करती थी नगर निगम डिपार्टमेंट में, इस नौकरी को भी ख़त्म कर दिया गया है, LCC में दे दिया। बताइए, अगर मेरे समाज के लोग पढ़ते भी नहीं थे तो नगर निगम की नौकरी उन लोगों के लिए फिक्स थी, एक आरक्षण सहित, लेकिन वो नौकरी भी आज की डेट में ख़त्म कर दी गई है। कांग्रेस आपके साथ है और समाजवादी पार्टी भी साथ है, गठबंधन है इन दोनों का। क्या इसमें आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद का साथ होना जरूरी है इस बार? देखो, एकता मजबूत होती है, एक हो जाएंगे तो मजबूत होंगे ही हम। एक नहीं होंगे तो फर्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क तो पड़ता है। जब उंगली 4-3 दबाओगे ताकत अलग होगी, मुट्ठी बंधेगी तो ताकत अलग होती है। आपको लगता है कि कांग्रेस का साथ छोड़ के आप लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देना चाहिए? नहीं, देखो, आज की डेट में जो परिस्थिति है, किसी भी पार्टी का साथ छोड़ना मेरे मानने में तो नहीं छोड़ना चाहिए किसी का भी साथ। अगर आप चंद्रशेखर का साथ नहीं लेते हैं तो क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद को चुनौती मानते हैं? नहीं, साथ अगर वो चाहते हैं साथ होना, तो मेरे ख्याल में दिक्कत तो नहीं अगर है। नहीं लेते हैं तो वो चुनौती है आप लोगों के लिए? जाहिर सी बात है, उनका वो अपने आप को जो है प्रेजेंट करेंगे कि हाँ मैं भी हूँ। बसपा को चुनौती मानते हैं आप? नहीं, बसपा आज की डेट में चुनौती में नहीं है। वही तो कह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी, उनका एक ही सांसद है, आप उसको चुनौती नहीं मानते हैं। बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, आप उसको चुनौती नहीं मानते हैं? आज की डेट में वो उनके एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं, कैसे माने? क्या नाम है आपका? सौरभ गौतम। सौरभ भाई, मुझे आप एक बार बताएं, आप युवा हैं, भाजपा की सत्ता को, मतलब भाजपा की सरकार 10-15 साल पूरे हो गए, रोजगार के क्या हाल चाल है? सर, रोज़गार का तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको मुझसे भी बेटर ज़्यादा पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। कोई भी गवर्नमेंट आई, किसी भी हित की आई, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण SC ST OBC का होता है। इन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। जिनके अंदर प्रतिभा ज़्यादा होती है, वो 1-2 लोग आगे निकल जाते हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं तो उनकी बात दबा दी जाती है, बट प्रशासन तक कभी नहीं पहुंच पाती। पहुंचती है तो कोई दूसरा मुद्दा एकदम गेहूं के खेत की तरह खिल जाता है, तो लोगों का ध्यान वहां चला जाता है। सर, सबसे पहले मैं उनकी गलती मानता हूं जिनको हमने चुना है, क्योंकि वो लोग जीतने के बाद कभी सर्वे नहीं करते कितने स्टूडेंट्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके घर वालों से उनका बैकग्राउंड जाने अच्छे से, उनका डिटेल जाने कि आपका बेटा, सच्चाई बताएं कि हमें आपका बेटा वाकई में पढ़ रहा है, आपको धोखा दे रहा है। उनके पेरेंट्स के हिसाब से जैसा भी आपको लगे तो उन बच्चों को ना फिर स्कॉलरशिप वगैरह उनको देनी बंद करें जो वाकई में नहीं पढ़ना चाह रहा। अभी जैसे ये लोग संविधान के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, कोई नहीं बोला। बेशक हमारी हितैषी कांग्रेस है, BJP है, BSP है, और भी बहुत सारी पार्टी हैं, सपा हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अभी जो सदन में बैठते हैं मात्र एक नेता ऐसे देखे, माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने खुल के बोला। अभी तक राहुल गांधी जी भी नहीं बोले, और इसीलिए अखिलेश यादव जी खुल करके सामने आ रहे हैं।
जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? नेता हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? एक नेता आए थे हमारे यहाँ पे, आज भी हमको याद है, नाम मैं उनका लूँगा नहीं। जितने भी हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनको भी पता है, एक बात कही थी, जिसके बाप में फ़र्क जिसकी बात में फ़र्क उसके बाप में फ़र्क। तो इनके तो बाप में फ़र्क है। और जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जो कह दिया वो होटल है। दलित समाज के लोग अपनी बात से नहीं मुकरते। इतिहास उठा के देख लो, यही लोग इस देश के शासक हुआ करते थे। तथागत गौतम बुद्ध की जन्मभूमि भारत है, यहीं पे वे जन्मे और पूरे संसार में उन्होंने अपना एक बच्चा नहीं देखा। जैसे कि भारत देश, उन्होंने संसार देखा और बच्चे भी गोद लिए, सबको दिया। जिन्होंने मानी, आज उन लोगों को देख लो आप और भारत को देख लो।